रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत अब भारतीय बैंक अपने फॉरेन ब्रांचेस के माध्यम से अन्य देशों को भारतीय रुपए में कर्ज दे सकेंगे। पहले चरण में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के नाम सामने आ रहे हैं। यदि ये प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो ये पहली बार होगा जब देश की करेंसी को इंटरनेशनल लेंडिंग सिस्टम में शामिल किया जाएगा। प्रवीण सर, क्या यह कदम इंडियन रुपी को ग्लोबल ट्रेड में स्थापित करने के लिए उठाया जा रहा है? इसके अलावा सर, आरबीआई बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 की बात की जाए तो आरबीआई ने सरकार को मात्र 2.10 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया था। यानी पिछले साल से अगर आप तुलना करेंगे सर तो ये 28% ज़्यादा है। सर, सरप्लस का ये पैसा सरकार के कितने काम का होगा? नहीं, बिल्कुल। इसमें देखिए, दो चीज़ें जो आपने बताई हैं, दो बड़ी चीज़ें हैं। एक तो कहानी ये इस बात की है कि रुपए को किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ावा दिया जाए, ये एक जो कोशिश है सरकार की भी और रिजर्व बैंक की, उसमें एक बड़ा कदम आरबीआई ने उठाया, जिसमें उसने सरकार से मांग की है कि जो भारत के बैंक हैं और उनकी जो फॉरेन ब्रांचेस हैं, उनको रुपए में आधारित कर्ज नॉन रेजिडेंट्स को बांटने की इजाज़त दी जाए। अब ये जो कर्ज होगा ये पूरी तरह से कारोबारी पर्पस से होगा, इसका और कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। मान लीजिए नॉन रेजिडेंट्स है, उन्होंने कर्ज लिया रुपए में और वहाँ प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके लिए नहीं होगा। आपको ट्रेड के लिए पैसा मिलेगा। एक बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ बड़ी ये है कि शुरुआत इसकी 4 देशों से की जाएगी। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया और बांग्लादेश हो गया। 4 देशों में इसकी टेस्टिंग होगी और उसके बाद इसको दूसरे देशों में एक्सपेंड किया जाएगा। हाल में ही नॉन रेजिडेंट्स को रुपी बेस्ड जो है अकाउंट्स खोलने की विदेश में परमिशन आरबीआई की तरफ से दी गई थी। अब पूरा मसला ये है कि धीरे धीरे जो करेंसी एक स्वाप करना पड़ता था, सेटल करने पड़ते थे डॉलर में, पहले आपका रुपी से गया डॉलर में, डॉलर से फिर आपने दिया, फिर डॉलर में आया, फिर कन्वर्ट हुआ रुपए में। अब वो पूरा पचड़ा बचाना चाहती हैं और इसके बरक्स बड़ी चीज़ ये होगी कि रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में धीरे धीरे आगे बढ़ाने की, या डॉलर पर डिपेंडेंसी, डॉलर की वॉलेटिलिटी पर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने की कोशिश रिजर्व बैंक की एक बड़ी कोशिश है। हमने देखा था कुछ वक्त पहले जब रूस यूक्रेन के जंग शुरू हुई थी जी, उस वक्त पे भारत ने रुपी रूबल ट्रेड को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जो रूस से हमने तेल लिया उसका पेमेंट रुपए में करने की भारत ने कोशिश की। अकाउंट्स खोले गए, जो वॉस्टर अकाउंट्स, बिल्कुल, जो रूस की कंपनियां हैं जिन्होंने तेल बेचे उनके भारत में अकाउंट खोले गए। मुंबई में ब्रांच में एक में अकाउंट खोले गए, वहाँ रुपए हुआ। लेकिन बहुत सारा जो पैसा था वो उसको रूस की कंपनियां इस्तेमाल नहीं कर पाई, उसको लेके थोड़ा सा मुश्किलें हुई। चीन ने भी ऐसी कोशिशें की कि वो रूस के साथ जो ट्रेड करे उसको युआन में उसका पेमेंट करे, लेकिन रूस के साथ समस्या ये हुई कि इस पैसे को वो खर्च कैसे करे। अब जब नॉन रेजिडेंट्स के लिए और बाकी पर्पसेस के लिए आरबीआई इस पूरी एक फैसिलिटी को खोल रहा है, तो उसका मकसद यही है कि धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रेंचेस में दुनिया के अलग अलग देशों में रुपए को पहुंचाया जाए, वहां से रुपी का ट्रेड किया जाए, जिससे आपको डॉलर पर जो आपकी डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो सके। एक डी डॉलराइजेशन की जो बात चलती है वो जाहिर तौर पर ट्रंप उसके बेहद खिलाफ हैं और होने नहीं देना चाहते, लेकिन एक डी डॉलराइजेशन की जो एक मुहिम है उसमें भी आप कह सकते हैं कि एक स्टेप ये सर, एक सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है कि क्या जो इस तरह से इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड को लेकर जो रसाकसी अब देखने को मिल रही है, क्या इसका काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है आरबीआई के द्वारा? जैसा आपने सुना भी होगा कि सर एप्पल के प्रोडक्ट्स को कहा गया कि आप अमेरिका में भी बनाइए, यहाँ रोजगार की ज़्यादा समस्या है, यहाँ बनाइए, यहाँ फोकस करिए, वहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं, वो लोग खुद चिंता कर लेंगे, अपना विचार विमर्श कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी एप्पल ने कहा कि जितना बनाना होगा वो अलग पच रहा है। तो क्या इसी का काउंटर बैलेंस के रूप में देखा जाए आरबीआई का कदम? नहीं, देखिए, आरबीआई का ये कदम अभी बहुत छोटे लेवल पे है और उसको एक्सपेंड करने में और विस्तार करके और पूरी तरह से डॉलर को रिप्लेस करके रुपए में ट्रेड करना, ये अभी एक दूर की कौड़ी है, एक इसमें लंबा चौड़ा वक्त लगेगा जी। लेकिन जाहिर तौर पर एक मुहिम जरूर है और ऐसे टाइम पर एक ऐसी अप्रोच है जबकि आप ऊंचे टैरिफ का सामना कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की अनसर्टेन टैरिफ पॉलिसीज़ का सामना कर रहे हैं। वो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी पॉलिसी ला सकते हैं और अगले ही दिन उस पर बैकफायर होता है।
तो पीछे भी हट जाते हैं। यूरोपियन यूनियन का देखिए सर 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया 1 तारीख से, उसको फिर कहा गया कि उनके तरफ से फोन आया और मैं इसको अब एक्सटेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब जून तक उसको टाल दिया फिर से उन्होंने, नहीं तो उन्होंने बोला कि हम 50% का टैरिफ हम आपसे वसूलेंगे। तो ट्रंप आज जो ऐलान करते हैं अगले दिन उस पर टिकते नहीं है, बैकफुट पे आ जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, फिर उसमें 90 दिन का और इस तरह की छूट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चीन के साथ जो पूरी कहानी चली उसमें अंत में क्या निकल के आया, उस कहानी में अंत में कुछ ऐसा बड़ा निकलकर अमेरिका के हित में आया नहीं। आपने जो पूरे के पूरे 145% का टैरिफ का ऐलान किया और उसको पूरे को पूरा वापस लिया, 115% पे आपने बैक किया और अब आप 30% टैरिफ पर चाहते हैं कि चीन ट्रेड करे अमेरिका के साथ। उसमें भी चीन के लिए मुश्किल है कि वो सामान भेज नहीं पाएगा 70%। और फिर हो सकता है आखिर में जाके ये चीज़ें कि आप जितना आप ले रहे हो उतना हम लेंगे, बहुत मिनिमाइज टैरिफ रेट पर हो सकता है दोनों देशों के बीच में कारोबार शुरू हो। क्योंकि अमेरिका को लेके बार बार ये बात आ रही, चाहे जेमी डिमोन हो जेपी मॉर्गन के या दूसरे अर्थशास्त्री हो, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका के सामने अब जो हाइपर इन्फ्लेशन है उसका सबसे बड़ा खतरा है, स्टैगफ्लेशन का खतरा है, जहाँ पे कि आपकी ग्रोथ नीचे आने वाली है जी। और महंगाई के अगर बढ़ती है तो आप एक रिसेशन के दौर में जा सकते हैं। तो अंत में अगर, और जो बात बार बार सामने आ रही कि अगर मोबाइल फ़ोन अमेरिका में बनाकर बेचते हैं तो वो उसकी कॉस्ट कम से कम 30% बढ़ जाएगी। तो क्या अमेरिकन 30% महंगे दाम पर मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे एप्पल का ही, ऐसे समय में जब अमेरिका की जो इकोनॉमी है 0.3% श्रिंक हो चुकी है, हाइपर इन्फ्लेशन का जैसा कि आपने कहा कि वो बात चल रही है, तो ऐसे में कैसे चलाएंगे ये अपनी इकोनॉमी? बिल्कुल, देखिए कारों पर आपने कंपोनेंट्स पे लगा दिए टैरिफ, उसको हालांकि पॉज किया, लेकिन आपने वहाँ पे 25% का टैरिफ लगाया। एल्यूमिनियम स्टील पे आपने टैरिफ लगा दिए 25% के। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जी, जो आपके ऑटो सेक्टर के लिए, कारें महंगी हो जाएंगी अगर आप कंपोनेंट्स को महंगा कर देंगे बाहर से आने वाले, और अगर आप मोबाइल पर लगा देंगे, मान लीजिए एप्पल को ही उस पर डंडा करेंगे तो एप्पल के प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। अंत में मार पड़ने वाली है अमेरिकी आम आदमी पे जी, ट्रंप की पॉलिसीज़ की। और जब इसके नतीजे जब सामने निकल कर आएंगे तब इनको अपनी चीज़ों पर फिर से बैकफुट पर आना पड़ सकता है। एक जो बात जो रह गई जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2,69,000 करोड़ के आरबीआई, उससे पहले सर एक डेटा मेरे पास है कि अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आरबीआई ने इन 4 देशों का ही क्यों चुनाव किया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, तो इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है सर कि इन 4 देशों को भारत से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लगभग $25 अरब का निर्यात हुआ था, जो साउथ एशिया के कुल इंडियन एक्सपोर्ट का 90% हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि जो आरबीआई ने 2.69 लाख करोड़ का जो डिविडेंड दिया है सर, पिछले साल अगर बात की जाए तो 2.1 लाख करोड़ था, यानी अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 28% की बढ़ोतरी है सर। कैसे देख रहे हैं इस खबर को सर? वीकेंड पर आई थी, अब लंबी चर्चा हम चाहते हैं आपसे। नहीं, बिल्कुल, देखिए 2,69,000 करोड़ रुपए का जो डिविडेंड मिला है वो सरकार के खजाने के लिए एक तरह से बल्ले बल्ले हो जाने वाली सिचुएशन है। अब इसको लेके जाहिर तौर पर आपने बताया कि पिछले साल 2,11,000 करोड़ रुपए मिला था। 2024-25 के लिए दरअसल ये रकम मिल रही है जो आरबीआई को फॉरेक्स पर तगड़ी जो कमाई हुई है उसके जरिए ये पैसा सरकारी खजाने में आ रहा है। इसमें कहा यह भी जा रहा है, कुछ जानकार जो बता रहे हैं कि आरबीआई ने जो डॉलर बेचे वहाँ से कमाई हुई है। हर $1 बेचने पर आरबीआई को तकरीबन 6 रुपए की कमाई हुई है। वो मुनाफा आरबीआई ने मोटे तौर पे, बहुत और दूसरे भी जरिए हैं जहाँ से रिजर्व बैंक को कमाई होती है, ब्याज की इनकम है, तो उस कमाई को सरकार को आरबीआई ने पास ऑन किया है। अब इसमें एक बड़ी बात यह आती है, जो एसबीआई की एक रिपोर्ट कह रही है कि इसका सरकार को क्या फ़ायदा होगा, देश को क्या फ़ायदा होगा। देखो, पहली बड़ी चीज़ यह है कि जो एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि तकरीबन 20 to 30 बीपीएस का तो आपको फिस्कल कंसोलिडेशन में फ़ायदा होगा। यानी इस साल जब आप फिस्कल कंसोलिडेशन या फिस्कल डेफिसिट का जब आप डेटा 4.5% तो वो 4.2% पर घट के आ सकता है। जो 4.5% के डेटा से 30 बीपीएस का अगर आप देख लेंगे तो एक तो सरकार को अपना जो फिस्कल प्रूडेंस का पाथ है उस पर सरकार और मजबूती से टिकी हुई नजर आएगी। दूसरा,
तकरीबन सरकार ने जो बजट में उम्मीद जताई थी, उसको सरकार को उम्मीद थी कि आरबीआई का डिविडेंड और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे बैंक हो गए या और आरबीआई के जो वित्तीय संस्थान हैं, उनसे सबसे मिला के सरकार को 2,56,000 करोड़ के आसपास पैसा मिलेगा जी। ऐसा सरकार का अनुमान था बजट में। लेकिन अब आप समझिए कि अकेला 2,70,000 करोड़ के आसपास का पैसा सिर्फ और सिर्फ आरबीआई से मिला है जी। इसका मतलब यह है कि अभी जो बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे सरकार को मिलने वाला, भाई जितने सरकारी बैंक हैं वो देंगे डिविडेंड जी। तो अब उससे मिलने वाला पैसा सरकार के लिए एक अतिरिक्त सरप्लस की रकम है जी। इसमें से माना यह जा रहा है कि 70,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार के पास मौका होगा कि वो केपेक्स पे खर्च करे। जी। अलग अलग जो स्कीम्स हैं, इंफ्रा की हो या दूसरी हो, उन स्कीम्स पे सरकार इस पैसे को लगा सकती है। यानी सरकार का खर्च जो है वो बढ़ सकता है। खर्च बढ़ाने के दौरान भी सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट मैनेज कर सकती है। जी, बहुत बड़ी बात ये है। एक बड़ी चीज है जो इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है। दूसरी चीज और बहुत बड़ी चीज वो ये है कि सरकार ने इस साल जो 12 लाख रुपए तक की आपकी टैक्स की माफी की है, टैक्स से छूट दी है, उसका जो खर्चा है, बर्डन है 1 लाख करोड़ रुपए का, उसकी भरपाई या उसको सेट ऑफ कर देगा ये आरबीआई का से मिला हुआ पैसा। जी। फिर तो 8th पे कमीशन भी वाला भी है सर। 8th पे कमीशन का इसके तो अगले फिस्कल में आएगा। तो तब भी उसकी तैयारी तो अच्छी हो सकती है ना सरकार की तरफ से। हाँ बिल्कुल, सरकार के पास अब आप ऐसे समझ लीजिए कि खजाना एकदम भरा है। अच्छी तरह से सरकार का भरा है। सरकार मान लीजिए डिफेंस पे खर्च हो या दूसरे खर्च हैं, उन सबको करते हुए भी अपने जो एक फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ है उस पे बरकरार रह सकती है। जीएसटी कलेक्शंस के नंबर को भी जोड़े सर इस कहानी में 2.36 लाख करोड़। बिल्कुल, जीएसटी कलेक्शन का नंबर भी बड़ा नंबर है जो महीने दर महीने सरकार को जिस तरह की कमाई हो रही है, तो वो भी एक प्लस तौर पॉइंट पे है। एक प्लस पॉइंट है। उसमें राज्यों का हिस्सा डिवोल्यूशन होता है, राज्यों का जो हिस्सा है वो अलग चला जाता है। लेकिन ओवरऑल ये जो पैसा है ये सीधा सीधा केवल और केवल केंद्र सरकार को मिल रहा है। चलिए सर, 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ एक खबर मैं आपसे डिकोड करवाना चाहता हूं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लबालब भरा हुआ है खजाना, तो क्या उम्मीद की जाए कि सरकार जो है अपनी झोली से ज़्यादा पैसे दे सकेगी सरकारी कर्मचारियों को? नहीं, सरकार के पास जाहिर तौर पर एक लीवे तो है, एक गुंजाइश है सरकार के पास, लेकिन क्या सरकार अपनी लिमिट से बाहर जाकर करेगी इस खर्च को, ये देखना होगा। और बड़ी उसमें बात यह है कि देखिए कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं, लेकिन डिमांड्स की लिस्ट चारों तरफ से है सरकार के पास। सरकार को एग्री सेक्टर को भी देखना है, सरकार को दूसरे कंटिजेंसी के जो तरीके हैं उसको भी देखना है। और कंटिजेंसी की बात हुई है तो इसमें जो आरबीआई का जो कंटिजेंसी रिजर्व बफर होता है सीआरबी, उसमें भी एक बड़ी चीज़ है जो पॉइंट मुझसे छूट गया था, वो भी बता देता हूँ। सीआरबी को 2023 में 6% पे रखा था, 24 में उसको 6.5% किया गया, और इस साल आरबीआई ने 24-25 में उसको बढ़ा के 7.5% पर लेके आए हैं। यानी आप कंटिजेंसी जो बफर है आपके पास पैसा, इतना पैसा देने के बावजूद आरबीआई ने 7.5% जो अपना सरप्लस है उसको अपने पास रखा है, बढ़ाया उसको, और उसको अपने पास रखा है कि किसी तरीके का वोलेटिलिटी या अनसर्टेनिटी अगर क्रिएट होती है तो रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल रहेगा।